डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैकियावली आधुनिक राजनीति का प्रथम चिंतक। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रथम चिंतक है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक चिंतन। तो यहाँ अपन ने पहले पढ़ा था अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, लेकिन जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है, वो जो बिंदु हैं, वो बिंदु हमें कहीं ना कहीं मैकियावली के चिंतन में दिखाई देते हैं। तो हम आज बात करते हैं कि मैकियावली है वो किस प्रकार आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, उसमें कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जो हमें इसमें मैकियावली के चिंतन में दिखाई देती है। तो देखो, इसका सबसे पहले हमें दो चीजें यहां समझनी है कि दो रूप ऐसे हैं जिनके कारण हम मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का एक दर्जा देते हैं। उसका सबसे पहला कारण तो ये रहा कि जो आपने पहले भी देखा था, अपन मध्य युग की बात कर रहे थे कि 6वीं शताब्दी से लेकर जो 15वीं शताब्दी तक जो मध्य युग का जो एक प्रभाव रहा, उस मध्य युग के प्रभाव का अंत यदि कहीं दिखाई देता है विचारों में, तो वो आपको मैकियावली के विचारों में दिखाई देता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का अंत और आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत जो हमें दिखाई देती है, वो हमें मैकियावली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन में दिखाई देती है। ठीक है। तो एक तो ये बड़ा कारण है कि एक मध्य युग तक जो चिंतन चल रहा था, उस मुख्य, या आप ये कह सकते हैं कि मध्ययुगीन जो चिंतन है, उसकी धारा से हटकर एक नवीन दृष्टिकोण जो प्रदान किया राजनीति विज्ञान में, वो शुरुआत किसने की? मैकियावली ने शुरू किया। तो इस दृष्टिकोण से एक तो उसको हम प्रथम आधुनिक राजनीतिक का प्रथम चिंतक कहते हैं। और इसी प्रकार एक दूसरी जो विशेषता ये है कि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बहुत सी ऐसी विशेषताएं जो आज हम पढ़ते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में, तो आप देखेंगे कि उन बिंदुओं का जो बीजारोपण है, जो प्रारंभ है, वो हमें मैकियावली के विचारों में दिखाई देता है। जैसे धर्मनिरपेक्षता, आज हम बात करते हैं, मध्यकालीन युग तक धर्म राजनीति से भी ऊपर का विषय माना जाता था। आगे अपन बात करेंगे। वहां पोप इतने हावी थे कि वो कहते थे कि धर्म सत्ता सर्वोच्च है, राज्य सत्ता उसके अधीन है। और यही कारण था कि धीरे धीरे पोप उस समय निरंकुश बन गए थे। और आपने देखा किस प्रकार वहां जो धार्मिक संस्थान थे, उनमें कई प्रकार की अव्यवस्थाएं होना शुरू हो गई थी। और उन लोगों की निरंकुशता ने पूरे राज्यों में एक तरीके से अव्यवस्थाएं फैलाना शुरू कर दिया था। तो तत्कालीन उस व्यवस्था को मैकियावली ने बड़े नजदीक से देखा और उसने धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला, जो आज हम जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, कि राज्य का संबंध धर्म से नहीं होना चाहिए, राज्य धर्म में दखलंदाजी नहीं दे, धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला माना। तो ये जो एक धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट, आज तो उसका बड़ा एक परिष्कृत रूप हमारे सामने आ गया है, लेकिन ये जो प्रारंभिक स्वरूप है राजनीति को धर्म से अलग करना और धर्मनिरपेक्ष राज्य के धर्म में राज्य, धर्म के मामले से राज्य अलग रहे, ये जो व्यवस्था के बीजारोपण है इस बिंदु या इस विचार के, वो मैकियावली में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय राज्य के जो दृष्टिकोण है कि राष्ट्रीय राज्य होना चाहिए, जो बड़ा शक्तिशाली होता है और विकास भी बड़े आराम से करता है, ये मैकियावली के विचारों में हमें दिखाई देता है। शक्ति का जो कंसेप्ट, जो आज राजनीति विज्ञान का जो एक मूल कंसेप्ट है, आज जो हम मॉर्गेंथो वगैरह को पढ़ते हैं कि पूरी राजनीति है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, शक्ति संघर्ष, ये जो हमने चीजें पढ़ी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये जो अभी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जो पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं, वो सारे के सारे बिंदु हमें कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि मैकियावली की द प्रिंस, डिस्कोर्सेज, इन बुक्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो दूसरा ये कारण है कि इन दोनों ही महत्वपूर्ण कारणों से मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतक का या आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। तो हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि वे कौन कौन से बिंदु हैं, ये कौन कौन सी विचार मैकियावली ने उस समय दिए जिनके आधार पे उसे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर या जनक कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं, दो बिंदु हमने जो देखे उसी क्रम में हम बात करते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण। मैकियावली का जो दृष्टिकोण था, मैकियावली के ग्रंथों में जो दिखाई देता है, वो
आधुनिक राजनीति विज्ञान से मैच करने वाली जो विचारधारा है, यथार्थवादी विचारधारा, उससे मिल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि अभी अपन ने पहले बात की थी कि मैकियावेली के ऊपर पुनर्जागरण का प्रभाव था, और पुनर्जागरण आपने पढ़ा है कि पुनर्जागरण के मूल जो उसमें था वो ये था कि कोई भी व्यक्ति, आप किसी बात पे विश्वास करें तब करें जब आपकी बुद्धि, आपका विवेक उसे स्वीकार करता है। विवेक, तर्क, बुद्धि, इनकी कसौटी पे जब कोई चीज खरी उतरती है तो ये कह रहा है कि उस तथ्य को आप स्वीकार करिए और जीवन में अपनाइए। लेकिन केवल किसी चीज को इस आधार पे कि वो आगे से चली आ रही है, किसी ने बता दी और आपने आंख बंद करके उसका अंधानुकरण करना शुरू कर दिया, जैसा कि मध्यकाल में हो रहा था कि पोप ने कह दिया कि धर्म ये है, धर्म ऐसा है, लोग उसको स्वीकार कर रहे थे और उसके आधार पे धीरे धीरे उनकी निरंकुशताएं पोप की बढ़ती जा रही थी, जैसे मध्य युग में मैकियावेली ने देखा। तो मैकियावेली का यह मानना था कि पुनर्जागरण का जब काल आया, आपने मार्टिन लूथर जैसे लोगों को पढ़ा, तो पुनर्जागरण का जब काल आया उसमें मुख्य यही था कि आप किसी भी व्यवस्था को अपनाते हैं तो सबसे पहले अपने बुद्धि, तर्क, विवेक की कसौटी पे आप उसको देखिए, यथार्थता के आधार पे आप देखिए कि उसकी प्रासंगिकता है भी या नहीं है। यदि प्रासंगिकता नहीं है, यदि आपकी तर्क और बुद्धि पे वो खरा नहीं उतरता है, तो उसे या उस जो नीति है या जो भी परंपरा है उसको आपको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो पुनर्जागरण का प्रभाव उस समय मैकियावेली के ऊपर था और इसीलिए उसने पारलौकिक जीवन, जो ईश्वरीय सत्ता की बात उस समय चलती थी, ईश्वरीय सत्ता के आधार पे ईश्वर क्या चाहते हैं उस आधार पे राज्य का संचालन हो रहा था। पहली बार यहां मैकियावेली ने उसका खुलकर विरोध किया। राजनीति सिद्धांतों के रूप में विरोध तो उस समय होना शुरू हो गया था पुनर्जागरण के काल में, लेकिन राजनीति के सिद्धांत में खुलकर विरोध करना और उसके बारे में बोलना, उसको सैद्धांतिक रूप देते हुए उसे अपनी किताबों में लिखना, तो ये उस समय मैकियावेली ने शुरू किया और उसने पारलौकिक जीवन के स्थान पर लौकिक जीवन को प्राथमिकता दी और लौकिक जीवन के लिए उसने सर्वोच्च संस्था के रूप में राज्य को स्वीकार किया। उसने कहा कि जो लौकिक जीवन है इसके बारे में राज्य ही कानून बनाए, राज्य ही नियमों का निर्धारण करे और राज्य के द्वारा ही लौकिक जीवन संचालित होना चाहिए। पारलौकिक जीवन को उसने व्यक्तिगत मैटर बताया कि ये कि व्यक्तिगत मामले हैं, ये आपके अंतःकरण से जुड़े हुए हैं, तो ये व्यक्तियों से जुड़े हो सकते हैं कि व्यक्ति उनको माने या नहीं माने, वो उनका मैटर है, लेकिन राज्य से संबंधित मैटर उसने नहीं माना। तो पहली बार हमने देखा कि मैकियावेली के चिंतन में पारलौकिक तत्वों के स्थान पर लौकिक तत्वों को प्राथमिकता दी गई और लौकिक जगत में भी जो सर्वोच्च स्थान है वो राज्य को उसने प्रदान किया। तो इस दृष्टिकोण से भी आधुनिक राजनीतिक चिंतन का वह जनक माना जाता है। अगली जो बात करें कि उसके जो जैसे कुछ बिंदु आप देखेंगे जो आज हम आधुनिक राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं, वो सारे आपको मैकियावेली के, जब आप जैसे जैसे पढ़ेंगे उसको, तो मैकियावेली के चिंतन में आपको दिखाई देते हैं। जैसे मूल्य निरपेक्षता, मूल्य निरपेक्षता मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा कारक बन के आया था कि जब भी आप किसी चीज का अध्ययन करें तो आप अपने मूल्यों को निरपेक्ष रखें, मूल्य निरपेक्ष होकर आप घटनाओं का अध्ययन करें, समस्याओं को समझें। तो ये जो तरीका है ये पहली बार मैकियावेली ने अपने यहाँ अपने जो वैज्ञानिक विधि से जो सिद्धांतों का निर्माण किया, तो वैज्ञानिक तथ्यों को उसने, उन घटनाओं को बिल्कुल पूर्वाग्रह से रहित होकर उन घटनाओं का निरीक्षण किया, अपने मूल्यों से हटकर उसने घटनाओं के आधार पे उसने अपने विचारों को साइड में रखते हुए उन समस्याओं का समाधान किया। तो मूल्य निरपेक्षता है, पर्यवेक्षणीय पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति जो अरस्तु ने शुरू की थी, लेकिन अरस्तु केवल थ्योरेटिकल पार्ट तक रहा, प्रैक्टिकल में जो वैज्ञानिक एक तरीके से जो तरीका है, राजनीति का जो व्यावहारिक पक्ष है, उसमें वैज्ञानिक प्रविधि मैकियावेली ने प्रारंभ कर दी। तो ये सारे भी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। आज हम जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत पढ़ते हैं उनमें ये सारी चीजें आती है। तो ये बीजारोपण भी हमें कहीं ना कहीं मैकियावेली के चिंतन में प्रारंभिक स्वरूप है उनका, वो दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से भी हम आधुनिक राजनीति चिंतन का जो जनक है वो मैकियावेली को मानते हैं कि उसने मूल्य निरपेक्ष जो पद्धति है, इस पद्धति को भी पहली बार राजनीति विज्ञान में शामिल किया व्यवहारिक राजनीति के मामले। अगली जो बात करें हम इसके समर्थन में, तो जो महत्वपूर्ण चीज थी या महत्वपूर्ण तथ्य था धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता के नाम पर उस समय जो धार्मिक गुरु थे वो राज्यों को संचालित कर रहे थे।
उनका ये मानना था कि व्यक्ति को केवल इस लौकिक जीवन में, ये एक क्षणिक लोक उन्होंने माना कि आगे चल के उनको परलोक में जाना है, और इसके लिए उन्हें वो सारी चीजें यहां करनी है जो परलोक की रिक्वायरमेंट्स हैं। परलोक की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ईश्वर क्या चाहते हैं, ये वो उनको बताते थे कि भाई ईश्वर ऐसा चाहते हैं। एक तरीके से जो धार्मिक नियम जो होते हैं वो उन्होंने थोपने शुरू कर दिए, और उन्होंने धार्मिक नियमों के अधीन राज्य के नियमों को रखा, और कि उनके अनुरूप ही राज्य के नियम बनने चाहिए, ताकि व्यक्ति का, उन्होंने अंतिम लक्ष्य बताया कि परलोक में जाना और पारलौकिक नियमों की पालना उनको करनी अनिवार्य है। तो इस आधार पर धर्म और नैतिकता को सर्वोपरि उन्होंने स्थान दिया, और उस स्थान को रखते हुए उन धार्मिक गुरुओं ने राज्य का संचालन अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेते हुए सर्वोच्च सत्ता के सत्ताधिकारी वो बन गए। ठीक है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं फैलनी शुरू हो गई। तो ये जो सिस्टम था, इस व्यवस्था का खुलकर विरोध मैकियावेली ने किया, और पहली बार मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन में, अपने जो राजनीति के जो सिद्धांत व्यवहारिक उसने बनाए, उसमें उसने स्पष्ट रूप से धर्म और नैतिकता को राज्य से पृथक किया। उसने माना कि राजनीति एक तरीके से, मतलब जो राजनीति के ऊपर जो धर्म और नैतिकता का बंधन था, वो मैकियावेली खत्म कर देता है। मैकियावेली कहता है कि राजनीति अलग चीज है और धर्म और नैतिकता अलग चीज है। उसका यह मानना था कि धर्म और नैतिकता, जो अभी अपन ने बात की, कि केवल व्यक्तिगत एक मैटर है ये, ठीक है ना, ये राज्य के नहीं है, राज्य को संचालित करने वाले नहीं है, ये व्यक्तिगत हैं, पर्सनल चीजें हैं। व्यक्ति का जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण से जुड़ी चीजें हैं धर्म और नैतिकता, न कि राज्य से। तो राज्य से उसने माना कि राज्य से धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता राज्य को नहीं देनी चाहिए। धर्म और नैतिकता का मामला है, जो ये विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है, व्यक्ति के अंतःकरण से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है ना। तो उसने इस मामले को लेकर धर्म और नैतिकता से भी राज्य को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और आगे चलकर उसने ये बताया कि यदि, देखो उसने यहाँ भी, जब आप उसकी बुक पढ़ेंगे कभी, या दोनों बुक आप देखिए कभी, द प्रिंस और डिस्कोर्स से, जब भी आपको अवसर मिले, आप उनकी जो मूल पुस्तकें हैं वो पढ़िए, ताकि आप और अच्छे से उनके विचारों को जान पाएं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से, यह मैकियावेली ने उस दौर में लिखा कि राज्य के उद्देश्य, जो श्रेष्ठ उद्देश्य हैं, उनकी पालना करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए यदि अनैतिक साधन भी अपनाए जाते हैं, तो उसने उन्हें उचित माना है, ठीक है ना। धर्म और नैतिकता को राज्य से बिल्कुल उसने पृथक कर दिया। वो कहता है कि यदि राजनीतिक जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति इंपॉर्टेंट है, उनकी प्राप्ति करने के लिए आपको साधनों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपने तरीका कौन सा अपनाया है। उसने माना है कि राज्य के जो श्रेष्ठ उद्देश्य होते हैं, उनमें यदि अनैतिक तरीके भी अपनाए जाते हैं तो वे अपवित्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि राज्य का विकास और राज्य की सुरक्षा ये सर्वोपरि लक्ष्य है किसी भी राज्य के लिए। तो श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए, जो भी इस तरह के उद्देश्य हैं, राज्य के विकास के लिए, राज्य के विस्तार के लिए, राज्य में किसी भी प्रकार की रक्षा के लिए, यदि वो मानता है कि शासक वर्ग या जो राज्य के पदाधिकारी हैं वो नैतिक तरीके भी अपनाते हैं, तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो उसने अनैतिक साधनों को भी अपनाने पर बल दिया कि यदि राज्य के विकास के लिए आवश्यक हो, तो उसने राज्य का, मैंने बताया ना कि राज्य के उद्देश्यों को उसने श्रेष्ठ स्थान दिया है। उसे नैतिकता, अनैतिकता, पाप, पुण्य, इनसे वो उसको बिल्कुल मुक्त करता है। वो कह रहा है कि इनको आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपका उद्देश्य राज्य से रिलेटेड होना चाहिए, राज्य के विकास से संबंधित होना चाहिए। अगली जो बात मैकियावेली करता है वो है कि मैकियावेली मध्ययुगीन जो विचारधारा उस समय थी, ठीक है ना, तो मध्ययुगीन विचारधाराओं पर एक आक्रामक प्रहार या एक आक्रामक तरीके से विरोध उसने उनका कर मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी स्थान प्रदान किया। मध्य युग में आपने देखा कि दैवीय कानूनों का बोलबाला था। दैवीय कानून ये है, राज्य सर्वोच्च संस्था वो लोग नहीं मानते थे, वो मानते थे कि दैवीय कानून ही सर्वोपरि है और जैसा पोप कहता है वैसा राज्य को मानना चाहिए। लेकिन
मैकियावली ने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तकों में और राजाओं को ये मार्गदर्शन दिया है। जहां वो शासक वर्ग के लिए बात करता है, वो उनको मार्गदर्शन देता है कि आपके राज्य का काम व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और इसके लिए राज्य के अपने लक्ष्य हैं, राज्य के अपने उद्देश्य हैं। इसलिए राज्य के कानून ही सर्वोपरि हैं, न कि दैवीय कानून। ठीक है, उसने माना कि दैवीय जो कानून है ये फिर वही है कि व्यक्तिगत मामले हैं ये, लेकिन लौकिक जीवन में जो राज्य के कानून हैं यही सर्वोपरि है। वो उनको ही मानता है कि ये सबसे ऊपर राज्य के कानून है। इसलिए राजा अपने आप को इन धर्म गुरुओं से भी ऊपर रखे। उसने कहा कि ये सारी जो संस्थाएं हैं ये भी राज्य के अधीन होनी चाहिए, राज्य की अनुगामी होनी चाहिए, न कि अग्रगामी हो। तो ये खुलकर जो विरोध उस समय एक धार्मिक संस्थाओं का किया और राज्य को सर्वोच्चता प्रदान की। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में भी हम देखते हैं कि आज लगभग सभी जो समुदाय हैं वो राज्य के अधीन हैं। आज राज्य उनका नियमन करता है, नियंत्रण करता है, राज्य उनके लिए गाइडलाइंस देता है, और हम देखते हैं कि सभी धार्मिक जो संस्थान हैं वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। कानून से ऊपर नहीं है, कानून जैसा बनता है। यदि रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप देखते हैं कि जो धार्मिक संस्थान है वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। उनको उन नियमों के तहत, उनमें किस तरीके नियम है, कितनी बजे उनमें क्या होना चाहिए। तो राज्य के जो कानून है उन कानूनों की अवहेलना आज भी आप देखते हैं कि किसी भी कंट्री में, मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सब में आप देखिए, जो जहां धर्म इतना बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहां जितने भी जगह आप देखते हैं सब जगह आप देखेंगे कि राज्य के कानूनों के अंतर्गत इन धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनका अपना नियंत्रण है एक तरीके से, और संचालन होता है। धर्म पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। आज हम देखते हैं कि हमें कई मौलिक अधिकारों में ऐसे अधिकार मिले हुए हैं, 27, 28, 29, 30 जो अनुच्छेद हैं, जिनके तहत आपको अपनी संस्कृति, धर्म, इनके लिए, ये आपके सबके व्यक्तिगत मामले हैं। आप इनको खूब विकास करिए, राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनके पालन पोषण में जहां भी सहज भाव से उसकी आवश्यकता है, राज्य आपके जीवन में, राज्य उनको पोषित करता है, लेकिन जीवन में दखलंदाजी वो नहीं देता है। धर्म और संस्कृति के मामले में व्यक्तियों पर आज देखते कि ये सारे व्यक्तियों के अपने मामले हैं। ठीक है ना। तो यही चीज उस समय, जो आधुनिक समय में, जो आज देखते हैं कि आपने सेकेंड ईयर में कई संविधान पढ़े हैं, तो सभी संविधानों में आपने देखा कि धार्मिक मामलों में राज्य अपना हस्तक्षेप न करके व्यक्तियों का मामला मानते हुए उनको बिल्कुल खुला छोड़ते हैं। तो यही चीज वो आप देखिए कि ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में आज जो मॉडर्न पॉलिटी व्यवहार में जो मॉडर्न हम अपना रहे हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में आधुनिक राज्य राष्ट्र जो अपना रहे हैं, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं उसका प्रारंभिक स्वरूप है वो मैकियावली के चिंतन में दिखाई देता है। अतः इस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे कि मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीति का चिंतक कहा जाता है। इसी प्रकार देखो, ये आप कई बार आता है कि अरस्तु को, इसलिए कि अरस्तु का जो भी थ्योरी थी वो उसने थ्योरेटिकल पार्ट को अपनाया ज्यादा, लेकिन इसने व्यवहारिक राजनीति पे काफी बल दिया। जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है ना, उसको उसने बताया कि किस तरीके से यथार्थवादी जो पॉलिटिक्स है व्यवहार में, वास्तव में जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, वो मैकियावली ने अपने चिंतन में दी है। और एक जो विशेषता, हम इसकी एक और जो बड़ा कारण बना है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर इसको बताने या जनक बताने के पीछे, वो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आधुनिक समय में जो राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा आजकल जो हम देखते हैं, तो राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का जो समर्थन है वो इसने किया। उसने तत्कालीन समय में देखा कि इटली के कई छोटे छोटे राज्य में बिखरे हुए थे, लेकिन फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये एक बड़ा राज्य आपस में मिलकर इनके छोटे छोटे राज्य बड़े राज्य के राष्ट्रीय राज्य का रूप धारण किए हुए थे। तो उसने इटली के लिए माना कि राष्ट्रीय राज्य का जो स्वरूप है, कई राज्य मिलकर जो एक नया संगठन बनके जो राष्ट्रीय राज्य के रूप में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके रूप में जब निर्मित हो जाते हैं, तो वो उसने माना कि राष्ट्रीय राज्य ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा विकसित तरीके से बनते हैं। तो शक्तिशाली और विकास के लिए उसने राष्ट्रीय राज्यों का समर्थन किया, और आज आप देख रहे हैं कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रीय राज्य ही बने हुए हैं। तो ये जो एक स्वरूप पहली बार उसने अपने चिंतन में बताया, तो इस आधार पर भी उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि राष्ट्रीय राज्य का समर्थन, ठीक है ना, ये जो समर्थन है ये भी मैकियावली करता है। इस आधार पर भी मैकियावली को आधुनिक राजनीति का
आधुनिक राजनीति विज्ञान या चिंतन का जनक हम कहते हैं। ठीक है, और एक आप इस आधार पे बताएंगे, जो शक्ति का भी आपको शुरू में बताया था कि जो शक्ति का कंसेप्ट है, पावर का कंसेप्ट है, ये मैकियावेली ने स्वीकार किया और उसने माना कि शक्ति है वो पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु है। जो राजा जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वो राज्य उतना ही ज्यादा विकास करेगा, सफल होगा। तो बल को प्रमुखता देने वाला जो सिद्धांत है व्यवहार में, वो भी मैकियावेली लेके आता है। और आज हम देखते हैं कि मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं शक्ति के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो शक्ति की का जो अवधारणा है, शक्ति का जो कंसेप्ट है, ये भी उसके प्रारंभिक बीजारोपण, प्रारंभिक जो स्वरूप है, शक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु मानना, ये मैकियावेली ने अपने चिंतन में बताया। अतः इस दृष्टि से भी मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मैकियावेली मॉडर्न पॉलिटी जो है, आधुनिक राजनीति का जो चिंतन है, आधुनिक राजनीति विज्ञान जो आज हम देख रहे हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो बिंदु नए आए हैं, जिन बिंदुओं पे आज चर्चाएं होती है, धर्म निरपेक्षता है, शक्ति है, मूल्य निरपेक्षता है, ये जो सारी चीजें जो है, इन सबको आप देखिए, राज्य की सर्वोपरिता है, राज्य की संप्रभुता की जो बात है, ये सारे बिंदु हमें मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, ये सारे के सारे मैकियावेली के चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मध्यकाल के जो विचार थे उनका एक तरीके से विरोध इसमें दिखाई देता है, और एक नया दृष्टिकोण से उसने जो नए विचार प्रकट किए हैं, उन्हीं सब के आधार पे आप कह सकते हैं कि मैकियावेली राजनीति विज्ञान जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है उसका जनक माना जाता है।